नमस्कार सभी विद्यार्थियों को स्वागत है आपका क्लास 12 के राजनीति विज्ञान की क्लास में। और आज हम जो हमारी फर्स्ट बुक है समकालीन विश्व राजनीति, उसका अध्याय नंबर 1 देव ध्रुवीयता का अंत, उसमें से एक महत्वपूर्ण टॉपिक को ले रहे हैं जिसका नाम है शोक थेरेपी। क्या नाम है? शोक थेरेपी। शोक थेरेपी क्या है? आप पढ़ते हो विश्व के अंदर द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है 1939 में और 1945 के अंदर इस युद्ध का अंत होता है। और 1945 के बाद विश्व है वो दो गुटों के या दो समूह के अंदर विभाजित हो जाता है, यूएसए और यूएसएसआर। यूएसए जो है वो विश्व के अंदर पूंजीवादी विचारधारा व लोकतंत्र की स्थापना करना चाहता है, और यूएसएसआर जो है वो समाजवाद व साम्यवाद की स्थापना है विश्व के अंदर करना चाहता है। दोनों ही गुटों के अंदर अपना अपना विचार, अपना अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए जो वाक युद्ध शुरू होता है उसको हम नाम देते हैं क्या? शीत युद्ध। क्या नाम देते हैं? शीत युद्ध। शीत युद्ध विश्व के अंदर 1945 से शुरू होता है और 1991 तक चलता है। जैसे ही 1991 के अंदर शीत युद्ध समाप्त हो जाता है और यूएसएसआर का क्या हो जाता है? विघटन हो जाता है। यूएसएसआर के विघटन के बाद विश्व के अंदर सिर्फ एक महाशक्ति बच जाती है जिसका नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका। यूएसए ने जो सोवियत संघ के विघटित हुए गणराज्यों के प्रति पूंजीवादी व लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाने के लिए जो नीति अपनाई उसको क्या नाम दिया गया? शोक थेरेपी। विश्व बैंक और आईएमएफ अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा इस मॉडल को शोक थेरेपी नाम दिया गया, जिसका अर्थ होता है चोट पहुंचाकर उपचार करना। क्या अर्थ होता है? चोट पहुंचाकर उपचार करना। चोट पहुंचाकर उपचार करना यानी शोक थेरेपी यूएसएसआर के विघटित हुए गणराज्यों के प्रति अपनाया गया एक मॉडल था। और इसका जो उद्देश्य था वो ये था कि साम्यवाद को परिवर्तित करना है। साम्यवाद को परिवर्तित करना है किसके अंदर? पूंजीवाद के अंदर। किसके अंदर? पूंजीवाद के अंदर। यानी साम्यवादी व्यवस्था को परिवर्तित करना है पूंजीवाद के अंदर, क्योंकि यूएसएसआर से विघटित हुए गणराज्यों में पहले जो व्यवस्था थी, विचारधारा थी, वो थी साम्यवादी व्यवस्था। इस शोक थेरेपी का उद्देश्य क्या था? शोक थेरेपी का उद्देश्य था, एक नंबर तो यह हो गया कि साम्यवाद को किस में बदलना है? पूंजीवाद में। और यहाँ पर स्थापना किसकी करनी है? लोकतंत्र की स्थापना है करनी है। लोकतंत्र की स्थापना करनी है। इस शोक थेरेपी के दौरान क्या क्या कार्य है वो यहाँ पर किए गए, क्या उनका परिणाम हमारे अकॉर्डिंग रहा या फिर इनके कुछ दुष्परिणाम भी रहे? जितना सोचा था यूएसएसआर के विघटित हुए गणराज्यों में इनकी अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए, पूंजीवादी को स्थापित करने के लिए, उनके अनुरूप परिणाम नहीं रहा। और कहते हैं कि सिर्फ एक रोग को ठीक करने के लिए यहाँ पर हजारों बीमारियों ने घर कर लिया। ये कह सकते हैं कि एक व्यवस्था को ढंग से या अच्छे तरीके से स्थापित करने के लिए अन्य व्यवस्थाओं में क्या हो गया? अव्यवस्था एक प्रकार से हो गई। तो बात करें हम शोक थेरेपी की विशेषताओं की, कि शोक थेरेपी की क्या विशेषताएं हैं। देखो, शोक थेरेपी के दौरान वहां पर इन गणराज्यों के अंदर क्या क्या किया गया, तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं शोक थेरेपी की विशेषताएं। देखिए, राज्य की संपत्ति का निजीकरण किया गया। राज्य की संपत्ति का क्या किया गया? निजीकरण। राज्य की संपत्ति का निजीकरण किया गया। पहले इन देशों के अंदर राज्य की संपत्ति के ऊपर जो अधिकार था वो किसका था?
राष्ट्र का था या कह सकते हैं सरकार का था। अब इस संपत्ति का क्या कर दिया गया, निजीकरण, मतलब निजी व्यक्तियों के हाथों में इसको सौंप दी गई। फिर देखिए सामूहिक फार्म की जगह निजी फार्म को बनाया गया। दूसरी जो विशेषता हम पढ़ते हैं वो क्या है, सामूहिक फार्म की जगह किसको अपनाया गया, निजी फार्म को बनाया गया। पहले सोवियत संघ रूस के अंदर यह व्यवस्था थी कि सामूहिक खेती है वो की जाती थी, और इस सामूहिक खेती करने का अर्थ यह था कि उत्पादन को ज्यादा से ज्यादा है वो बढ़ाया जा सके। लेकिन अब सामूहिक फार्म की जगह किसको अपना लिया गया, निजी फार्म को वहां पर अपना लिया गया। तीसरी जो विशेषता वो यह है, मुक्त व्यापार की नीति को अपनाया गया। किसको अपनाया गया, मुक्त व्यापार की नीति को अपनाया गया। मुक्त व्यापार की नीति मतलब अब इन देशों के अंदर अगर व्यापार करते हैं तो कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, खुले व्यापार की नीति को एक प्रकार से यहाँ पर अपनाया गया। फिर अगली विशेषता की हम बात करते हैं, मुद्राओं का आपस में परिवर्तन किया गया। मुद्राओं का आपस में क्या किया गया, परिवर्तन है वो किया गया। मुद्राओं का आपस में परिवर्तन किया गया। फिर इसकी अगली विशेषता की अगर हम बात करें तो इन गणराज्यों की अर्थव्यवस्था को, मतलब यूएसएसआर से विघटित हुए गणराज्यों की अर्थव्यवस्था को पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ा गया। किसके साथ जोड़ा गया, पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था के साथ है वो जोड़ा गया, ताकि इन देशों की अर्थव्यवस्था के अंदर भी कुछ क्या हो सके, सुधार हो सके। इसलिए यूएसएसआर से विघटित हुए गणराज्य जैसे यूक्रेन है, बुल्गारिया है, स्लोवाकिया है, इन देशों की अर्थव्यवस्था को पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था के साथ है जोड़ा गया। ये इस शॉक थेरेपी के अंतर्गत कार्य किए गए, लेकिन इन कार्यों के अनुरूप परिणाम है वो हमें नहीं मिला। और इन राज्यों ने ये सोचा कि इस पूंजीवादी व्यवस्था से तो साम्यवादी व्यवस्था ही अच्छी थी, क्योंकि इन नीतियों को लागू करने के लिए यहाँ पर और भी कई संकट इन गणराज्यों के सामने उपस्थित हो गए। कहते हैं कि एक रोग को ठीक करने के लिए अनेक रोग यहाँ पर उत्पन्न हो गए। तो देखते हैं शॉक थेरेपी के परिणाम क्या रहे। शॉक थेरेपी के परिणाम क्या रहे। देखिए शॉक थेरेपी के परिणाम, पहले हमने शॉक थेरेपी के उद्देश्य पढ़ लिए, फिर हम शॉक थेरेपी की विशेषताएं और शॉक थेरेपी के परिणाम। क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है कि शॉक थेरेपी क्या है, इनकी 4 विशेषताएं बताइए, या शॉक थेरेपी के परिणाम क्या है, इनके परिणाम बताइए। 2 क्वेश्चन इसके अंदर बनते हैं। तो शॉक थेरेपी के परिणाम, जिन गणराज्यों के प्रति शॉक थेरेपी को अपनाया गया उन गणराज्यों के अर्थव्यवस्था में पहले की तुलना में और ज्यादा क्या आ गई, गिरावट आ गई। जिन गणराज्यों में शॉक थेरेपी को अपनाया गया उन गणराज्यों की अर्थव्यवस्था में पहले की तुलना में क्या आ गई, गिरावट आ गई। दूसरा जो इसका परिणाम हो वो ये हुआ, रूसी मुद्रा के अंदर भी क्या आई, गिरावट। रूसी मुद्रा, रूस की जो मुद्रा थी उसके अंदर भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर हम बात करें तो क्या आ गई, गिरावट आ गई। फिर देखो बैंकों का दिवालियापन निकल गया, बैंकों का दिवालियापन है निकल गया, क्योंकि देशों की अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए या शॉक थेरेपी की नीतियों को अपनाने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर पैसे है वो यहाँ से उठाए गए, तो इसलिए बैंक भी एकदम क्या हो गई, दिवालियापन, मतलब बैंकों का दिवालियापन भी निकल गया, मतलब बैंकों के अंदर भी पैसा है वो नहीं रहा। फिर अगर हम बात करें तो खाद्यान्न संकट यहाँ पर आ गया। इन देशों की इन यूएसएसआर के विघटित गणराज्यों में खाद्यान्न संकट की स्थिति भी क्या है, हो गई, और बहुत बड़ी मात्रा में खाद्यान्न का क्या करना पड़ा, हमें आयात करना पड़ा। खाद्यान्न का क्या करना पड़ा, आयात करना है पड़ा। फिर अगर हम बात करें इसके परिणामों की, समाज कल्याण की जो व्यवस्था है, किसकी, समाज कल्याण,
कि पहले समाज कल्याण की विचारधारा को बनाया गया कि इन गणराज्यों के अंदर समाज कल्याण है वो करेंगे, तो समाज कल्याण की व्यवस्था क्या होगी, समाप्त हो गई। समाज कल्याण की व्यवस्था क्या हो गई, समाप्त हो गई। और लोगों में अमीरी और गरीबी का क्या बढ़ गया, अंतर बढ़ गया। मतलब पहले की तुलना में और भी भयंकर दुष्परिणाम है वो सामने आ गए। इसीलिए इन गणराज्यों ने ये सोचा कि पूंजीवाद की जगह साम्यवाद ही क्या था, अच्छा था। फिर अगर हम बात करें तो माफिया वर्ग का क्या हुआ, जन्म हुआ। माफिया वर्ग का क्या हुआ, जन्म। माफिया वर्ग का जन्म हुआ क्योंकि खाद्यान्न संकट के समय आपको पता है माफिया वर्ग का जन्म होता है। और राष्ट्रपति है वो संसद की अपेक्षा क्या हो गया, अधिक शक्तिशाली। राष्ट्रपति क्या है, संसद की अपेक्षा अधिक क्या हो गया, शक्तिशाली। क्योंकि पहले वहां पर शक्तिशाली कौन था, संसद थी। शक्तिशाली गणराज्यों के अंदर कौन थी, संसद थी। लेकिन जैसी शोक थेरेपी के परिणाम आए तो राष्ट्रपति वहां क्या हो गया, अधिक शक्तिशाली हो गया। और अगर हम एक बात नोट के रूप में देखना चाहें, एक इंपॉर्टेंट बात को देखना चाहें तो कम से कम 90% उद्योगों को, कितने प्रतिशत, 90% उद्योगों को निजी कंपनियों या निजी व्यक्तियों को बहुत सस्ती दरों के ऊपर या बात करें तो कम कीमत के ऊपर बेचा गया। 90% वहां के 90% उद्योगों को बहुत ही निजी कंपनियों, निजी व्यक्तियों को बहुत ही सस्ती दरों, कम कीमत पर बेचा गया, जिसे इतिहास की सबसे बड़ी गैराज से अल्लाह में दिया गया। जिसे इतिहास की सबसे बड़ी गैराज से अल्लाह दिया गया। ये हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक था ये था शॉक थेरेपी। हमने पढ़ा शॉक थेरेपी क्या है, चोट पहुंचाकर उपचार करना। शॉक थेरेपी ये मॉडल है किसके द्वारा अपनाया गया, विश्व बैंक व अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। फिर हमने पढ़ा शॉक थेरेपी के उद्देश्य क्या थे, उसके बाद में हमने शॉक थेरेपी की विशेषताओं के बारे में चर्चा की। फिर हमने शॉक थेरेपी के परिणामों के बारे में चर्चा की। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।